5 मिनट में 25 खबरें देखने के बाद अब आप देखेंगे मेरे साथ 11 बजे की 11 खबरें। सबसे पहली खबर जो है वो संभल से है, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस और टैंकर के बीच में भिड़ंत हुई है। 7 लोगों की जान गई है, साथ ही 25 लोग घायल हुए हैं। नेशनल हाईवे 509 पर दर्दनाक हादसा हुआ है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको ये पूरी अपडेट दे देते हैं हादसे की, जिसमें ये बड़ा हादसा और संभल में ये हादसा हुआ। अब लीजिए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, तस्वीरों से आप इस पूरे हादसे को समझ सकते हैं। ये देखिए परखच्चे उड़ रखे हैं यहाँ पर रोडवेज बस और टैंकर के बीच में जो भिड़ंत हुई है। और सबसे दुखद बात ये कि 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 25 लोग इस बीच घायल हुए हैं। सीधे रुख करते हैं सुनील की तरफ। सुनील, कैसे हुआ ये हादसा? हम आपको बता दें, ये NH 509 है, आगरा मावरा NH 509 है। यहाँ पर ये धनाई थाना क्षेत्र में भागनगर के पास में एक रोडवेज बस है। ये मुरादाबाद से लीगल की ओर जा रही थी और इधर एक कैप्सूल है, इसको टैंकर कहते हैं। वैसे मोटर व्हीकल की भाषा में इसको कैप्सूल कहते हैं, गैस लेकर भर के लाते हैं। ये यहाँ पर टकराई है, टकराने के बाद पूरी बस फट गई है एक साइड से और टैंकर एक साइड में जाके घुस गया है। रोड पर जाम लग गया है। हालांकि यहाँ पर पुलिस पहुंची है, DM पहुंचे हैं, SP भी यहाँ मौके पर मौजूद है। राहत कार्य चलाया जा रहा है। घायलों को बैजू अस्पताल में भेजा गया है। फायर ब्रिगेड भी टीम भी सुनील, मौजूद है। ये जो 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं, ये 25 एकदम सही आंकड़ा है या फिर घायलों की संख्या बढ़ सकती है? और 7 लोगों की जान गई है, परिजन क्या बोल रहे हैं? नहीं, अभी तक तो ये सब मोटा है। जैसे हमारी आगे SP से बात हुई है, उनका 7 लोग 7-8 लोग बताए हैं, फिर 7 लोग उन्होंने बताए हैं, 25 लोग घायल बताए हैं। तो घायलों की संख्या ज्यादा हो सकती है। उसके बाद कैजुअलिटी के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता है। बहुत लोग इंजर्ड है जी। सुनील, तो सीधे सीधे तौर पर देखें तो कौन है कसूरवार, किस वजह से यह हादसा हुआ जिनमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 25 लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं? ये हम चाहेंगे दोबारा से सवाल दोहराएं। सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, आवाज साफ नहीं आ रही है, दोबारा से सवाल हाँ, हम दोहराइए। सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को जो दिखा रहे हैं सुनील, यहाँ पर काफी गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी घायलों की संख्या बढ़ सकती है, सीधे तौर पर कसूरवार किसको कहा जा सकता है इस पूरे घटनाक्रम का? पूरे घटनाक्रम को देखिए, इस पे एक्सीडेंट है। उससे बड़ी चीज ये है कि इसमें कैप्सूल है, इसमें गैस भरी हुई है। तो उसको लेके भीड़ को और वाहनों को तमाम को रोका गया है साइड में। यहाँ पर पुलिस ने केवल मीडिया कर्मियों को अंदर आने दिया गया है। ये सारी स्थितियां हैं जी मौके की। ठीक है सुनील, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। ये पूरी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं। संभल से ये बड़ा सड़क हादसा, तस्वीरें सीधी हम पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रोडवेज की बस और टैंकर के बीच में भिड़ंत हो जाती है। 7 लोगों की मौत की खबर है और 25 लोग घायल बता रहे हैं। घटनास्थल पर इस समय मेरे सहयोगी सुनील कुमार मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि जो घायल लोग हैं उनका आंकड़ा बढ़ सकता है। 25 लोग अभी बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी राहत बचाव का काम चल रहा है और जल्द से जल्द जो लोग घायल हुए हैं, सबसे पहले प्राथमिकता उनको अस्पताल तक पहुंचाने की है। एक बार फिर से सुनील की तरफ रुख करते हैं। सुनील, 25 लोग घायल हैं, सबसे पहली प्राथमिकता जो और लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि बड़ा हादसा है, बस में भी लोग सवार होंगे और टैंकर के बीच जो भिड़ंत हुई है और जो तस्वीरें हैं वो काफी में भयावह तस्वीरें हैं। ऐसे में आप बता रहे हैं कि जो घायल लोग हैं उनका भी आंकड़ा बढ़ सकता है। सबसे पहली प्राथमिकता राहत बचाव काम में उनको अस्पताल पहुंचाने की। जी, यहाँ से बैजोई अस्पताल या मुख्यालय जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 12-15 किलोमीटर है। तो यहाँ से उनको भेजा जा चुका है। और बाकी इस समय जो प्रायोरिटी है प्रशासन की, पुलिस की जो प्रायोरिटी ये है कि इस रास्ते को खोला जाए, चूंकि रास्ता बंद जैसी कंडीशन में और उसमें गैस भरी हुई है चूंकि कैप्सूल में, जिससे एक्सीडेंट हुआ है। तो ये प्रायोरिटी है जी। नेशनल हाईवे 509 बता रहे हैं आप सुनील, लेकिन ये हाईवे के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इस समय हाईवे पे भी जाम लग गया होगा, गाड़ियों को रोका गया होगा, तो यातायात को दुरुस्त करने के लिए क्या किया जा रहा है इस समय? नहीं, यातायात का ही मान के चले, स्थिति कंट्रोल में कर ली गई है और वाहनों को रोक दिया गया है। और बाकी कैप्सूल को हटाने, बस को एक साइड में हटा दिया गया है और कैप्सूल को हटाने का काम चल रहा है। तो जहाँ तक समझते हैं, ये तो 1-आध घंटे के अंदर NH यहाँ चालू ये प्रशासन कर देगा। AC भी है, फायर ब्रिगेड भी है, दमकल भी है, यह सारे इंतजाम हैं जी। सुनील, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप विस्तार से ये घटना बताइए, ये हादसा बताइए, क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ अब जुड़े हैं वो तस्वीरें देख के वाकई में सोच रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बस देखी जा सकती है जिसके परखच्चे उड़े हुए हैं, टैंकर भी देखा जा सकता है जो बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखा है। कैसे ये हादसा हुआ, कब और कौन कसूरवार, किस वजह से हादसा हुआ, खुल के एक बार विस्तार से बताइए।
जी जी, मैं आपको बता दूं, ये मुरादाबाद आगरा NH है 509, जहाँ पर ये धारी थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ है। बस अलीगढ़ की तरफ जा रही थी और ये जो टैंकर है, जो कैप्सूल है, ये मोस्टली गुजरात से गैस लेकर आते हैं, उत्तराखंड साइड में जाते हैं, मुरादाबाद साइड में जाते हैं, तभी यह बड़ा हादसा हुआ है। 7 लोगों की मौत की SP चक्रेश मिश्रा ने पुष्टि की है। 25 लोग यहाँ पर इंजर्ड बताए जा रहे हैं। वहाँ पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। मौके पर राहत बचाव कार्य चल रहा है, क्योंकि उसमें गैस भरी हुई बड़ी प्रायोरिटी है। तो प्रशासन ने सारा ट्रैफिक को रोक के पहले उसको साइड किया जा रहा है, ताकि गैस लीकेज नहीं हो, कोई और बड़ी घटना नहीं हो जाए। तो राहत बचाव और तमाम इंतजाम यहाँ पर प्रशासन के तकरीबन पूरे हैं। और जहाँ तक हम समझते हैं 1 घंटे में इस NH को भी प्रशासन चालू करने में कामयाब हो जाएगा। जी ठीक है सुनील, एक आखिरी सवाल ये कि गहमा गहमी काफी बनी हुई है, क्योंकि हम बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं इस हादसे की, जहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद है, सुरक्षा बल मौजूद है। जल्द से जल्द प्राथमिकता जो घायल लोग हैं, जो बस और टैंकर के बीच में फंसे हुए लोग हैं, उनको अस्पताल तक पहुंचाने की। गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है, काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर लोगों की देखी जा सकती है। सुनील, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। संभल से ये सड़क हादसा 509 हाईवे पर हुआ है। 7 लोगों की जान गई है, 25 लोग घायल हुए हैं। टैंकर और बस के बीच में भिड़ंत हुई है। संभल के बाद अगली खबर जो है वो प्रतापगढ़ से है। यहां पर बस और ट्रक के बीच में टक्कर हुई है। एक और हादसे की खबर, 8 लोग घायल हुए हैं। ड्राइवर के साथ 2 यात्रियों के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है और हालत इनकी गंभीर बताई जा रही है। ड्राइवर और 2 और यात्री हैं, जिनकी हालत जो है वो बेहद गंभीर है। लखनऊ से वाराणसी जा रही थी ये बस। राजापुरखर हर गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो आज हादसों की खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें प्रतापगढ़ से ये बस और ट्रक के बीच की टक्कर में हादसा 8 लोग घायल हुए हैं। रोहित मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। रोहित, अगर आप घटनास्थल पर इस समय मौजूद हैं तो विस्तार से बताइए कैसे ये हादसा हुआ, और ड्राइवर और 2 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कंचन, अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, ये मामला जो है बीती आधी रात का है और प्रतापगढ़ में जो है कोहरा भी पड़ रहा था। उसी दौरान जो है ये बस AC बस जो है लखनऊ से वाराणसी की तरफ जा रही थी। जैसे ही प्रतापगढ़ के राजापुर खरहर के गांव के पास पहुंचती है, वैसे जो है एक कार को बचाने के चक्कर में एक ट्रक से इसकी जो है आमने सामने की जो है भिड़ंत हो जाती है। हालांकि इसमें जो है 50 जो है सवारी जो है इसमें शामिल रहते हैं, इसमें बैठे रहते हैं, और 8 जो यात्री थी वो जो है घायल हो जाते हैं। सूचना पर पुलिस पहुंचती है। आनंद फानन में जो है उनको जो है जिला अस्पताल भर्ती कराया जाता है। और जो AC बस का चालक था और एक और यात्री, 2 लोग कुल मिला के जो है गंभीर रूप से घायल हैं। डॉक्टर उनको तुरंत जो है हायर सेंटर प्रयागराज के लिए रेफर करते हैं। वजह क्या है इस हादसे की, इस टक्कर की? बस और ट्रक के ड्राइवर के बीच में जो टक्कर हुई है, इस बस और ट्रक के बीच में, इसकी वजह क्या बताई जा रही है? जी, जो अभी वजह निकल के सामने आई थी, हाईवे से जो है AC बस जो है सामने से जा रही थी और बगल से एक कार गुजर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उस कार को बचाने के चक्कर में ये AC बस ट्रक से जा भिड़ी और जिसके चलते ये हादसा हो गया। शुक्रिया आपका रोहित जानकारी के लिए। बस और ट्रक के बीच में टक्कर, जिसमें 8 लोग बताए जा रहे हैं घायल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ड्राइवर और 2 यात्री जो घायल हुए हैं, उनकी हालत सबसे ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सियासत की। देखिए, आज लखनऊ में AIMIM चीफ ओवैसी यूपी में सियासी जमीन की तलाश में हैं। लखनऊ पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी बिहार जीत के बाद यूपी की तरफ कूच कर चुके हैं। संभावना तलाश रहे हैं अपनी पार्टी के लिए जीत की। राजभर समेत कई पार्टी के नेताओं से उन्होंने मुलाकात करने का आज का कार्यक्रम रखा है। गठबंधन की तलाश में ओवैसी छोटी पार्टियों से गठबंधन करना चाहते हैं। तो पहली बार पहुंच रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की तरफ 2022 का चुनाव जीतने की मंशा से। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दोनों पार्टियां वही हैं जो पहली बार यूपी के चुनावी रण में अपनी जीत तलाशने के लिए 2022 के चुनाव में प्रवेश करने जा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि यूपी का चुनाव वो लड़ने वाले हैं। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार यूपी का इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी के साथ कमर कस के यूपी की तरफ कूच कर चुकी है। मोहम्मद शबाब मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। सीधे रुक करते हैं मोहम्मद की तरफ। मोहम्मद,
इस बार 2022 का तो चुनाव होने वाला है यूपी का, वो बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि दो नई पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी जो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा के बाद अब उत्तर प्रदेश की तरफ कूच कर रही है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है जीत की। बहुत दिलचस्प 2022 का चुनाव। बिल्कुल, देखिए 2022 के चुनावों से पहले सीधे तौर पर MIM की उत्तर प्रदेश में बड़ी दस्तक है। इस समय हम लोग उस होटल में हैं जहां पर ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हो रही है। इन बंद कमरों में ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात चल रही है और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में कैसे गठबंधन की रूपरेखा रह सकती है, क्योंकि MIM जो है वो उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनावों में भी सक्रिय रही है। बहुत सिलेक्टिव सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। पूर्वांचल की कुछ सीटों पर उनकी दखल रहती है, लिहाजा इस बार कैसे चुनावों में वो अपनी रणनीति बनाएंगे इस पर सबकी नज़र रहेगी। क्योंकि हालिया के विधानसभा चुनाव जो बिहार में गुजरे हैं, जहां पर MIM ने 5 विधायक जीतकर एक नया रिकॉर्ड दर्ज कराया है, इसके साथ ही MIM के जो आप कह सकते हैं कि मनोबल है वो बढ़ा हुआ है। और जो है उसने अपनी रणनीति जो तय की है उस पर ये खबरें छनके आ रही हैं कि उनकी इस बार की जो रणनीति है वो यूपी में जो छोटी पार्टियां हैं उनको अपनी तरफ खींच के एक अलायंस बना के फिर सीधे सीधे बीजेपी को घेरने की तैयारी। क्या यही रणनीति काम करेगी AIM पार्टी की? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ खुले तौर पर गठबंधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला जो होता है वो सियासत में बहुत फूंक फूंक कर रखा जाता है। कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी जो है वो सीधे तौर पर गले लगाने से थोड़ा सा बचती है, लिहाजा छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके एक अपनी संभावनाओं की तलाश जो होती है वो जारी रखी जाती है। हालांकि अभी देखना ये होगा कि ओवैसी की राजभर के साथ मुलाकात तो होती है, लेकिन क्या राजभर के साथ उनके गठबंधन का ऐलान होता है या उनके साथ जो यूपी की और दूसरी छोटी पार्टियां हैं वो भी इस गठबंधन में शामिल रहती हैं, जैसे पीस पार्टी है, जैसे अपना दल है, जैसे तमाम दूसरे छोटे राजनीतिक दल हैं, क्या वो भी ओवैसी के साथ आते हैं या ओवैसी उनको भी टच करते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में चूंकि ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की टीम भी कहा जाता है। 2022 के चुनाव में समय है और अभी ये मौका है इन तमाम पार्टियों को जो पहली बार एंट्री कर रही हैं यूपी में चुनाव लड़ने की। क्या अलायंस बनता है, क्या गठबंधन बनता है, कैसे राजनीतिक समीकरण बनता है, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद खबर हाथरस से। हाथरस कांड में दाखिल हो सकती है चार्जशीट। आज CBI दाखिल कर सकती है चार्जशीट। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई और आज 3:15 पर होगी इस पर सुनवाई। साथ ही आपको बता देते हैं कि पिछली सुनवाई में CBI ने पेश की थी स्टेटस रिपोर्ट। तो आज दाखिल हो सकती है इस पर चार्जशीट, ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आज दाखिल हो सकती है चार्जशीट हाथरस कांड पर। आज CBI दाखिल कर सकती है चार्जशीट। साथ ही ये भी जानकारी दी कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होनी है और दोपहर का समय 3:15 का समय तय किया गया है सुनवाई के लिए। पिछली सुनवाई में CBI ने पेश की थी अपनी स्टेटस रिपोर्ट। पिछली सुनवाई में CBI ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट की और आज दोपहर 3:15 पर एक बार फिर से सुनवाई होनी है। अब आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबर। 32 कस्बों की चमकेगी किस्मत। जल्द 32 कस्बों को नगर पंचायत का दर्जा मिलेगा। कैबिनेट से जल्द मंजूरी लेकर अधिसूचना जारी होगी इस पर। और प्रदेश में इस समय कुल 490 नगर पंचायतें हैं। 20,000 से ज्यादा की आबादी वाले सभी कस्बों को नगर पंचायत का दर्जा देने वाली है सरकार। तो ये एक और सौगात 32 कस्बों के लिए। 32 कस्बों की सीधे तौर पर किस्मत चमकने वाली है। अजीत की तरफ रुख करते हैं और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर अजीत। इस पर सीधे कहा जा सकता है कि 32 कस्बे जो हैं उनकी किस्मत बदलने वाली है, चमकने वाली है किस्मत। देखिए, बिल्कुल कंचन, उत्तर प्रदेश के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार संजीदा हैं। कल उन्होंने एक बैठक की थी आवास की, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी अपडेट ली थी और CM ने कहा था कि 20,000 अधिक से जो आबादी है उसे नगर पंचायत और 1 लाख की आबादी से के जो ऊपर है उन्हें नगर
पालिका के तौर पर घोषित किया जाएगा, जिससे उन इलाकों का विकास हो सके। हालांकि नगर विकास विभाग को मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि सारी रिपोर्ट बनाएं और अगली कैबिनेट में उसे पेश किया जाएगा, जिसके बाद नगर विकास की तरफ से पूरी रूपरेखा तैयार करके कैबिनेट नोट बनाकर मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए गाँवों को, शहरों को विकास की धारा से जोड़ना होगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने एक कदम उठाया और 32 कस्बे ऐसे होंगे जिनकी किस्मत आने वाले दिनों में चमकेगी, यानी उन्हें नगर पंचायत और नगर पालिका का दर्जा दिया जाएगा। अजीत, कोई जानकारी, ये 32 कस्बे जो बताए जा रहे हैं जो नगर पंचायत का दर्जा पाएंगे, ये कौन कौन से हो सकते हैं? इस पर कोई चर्चा हुई हो? देखिए बिल्कुल, जो चाहे मेरठ का इलाका हो, आगरा का इलाका हो, वाराणसी, कानपुर का इलाका हो, अयोध्या के आसपास के इलाके हों, गोरखपुर, इन सभी जगहों का सर्वे कराया गया है। यहाँ उन इलाकों को छांट करके जहाँ तहसील थी लेकिन नगर पंचायत नहीं था, या ब्लॉक था नगर पंचायत नहीं था, तो उनको चिन्हित किया जा रहा है। अभी जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो 1 हफ्ते के बाद आएगा, जब कैबिनेट के लिए प्रारूप तैयार होगा। अभी सर्वे का काम शुरू कर दिया गया नगर विकास की तरफ से और जल्दी ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी जाएगी। कंचन, शुक्रिया आपका अजीत जानकारी के लिए। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द लौट रहे हैं।